चलिए, तो कल हम लोग ये क्वेश्चन तक बात कर लिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पूरा कंप्लीट हो चुका था हम लोगों का, ये कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। आगे ये क्वेश्चन खुद से बनाने का ट्राई किया आप लोग, ये सब क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए था। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, वर्टिकली अपवर्ड किया जा रहा है पार्टिकल को। तो वर्टिकली अपवर्ड करेंगे तो क्या होगा, लाइन का मोशन हो गया फिर से। फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से इसको वर्टिकली अपवर्ड की तरफ प्रोजेक्ट किया जा रहा है इस अर्थ सरफेस से। तो ये सेंटर ऑफ फोर्स ओ, अर्थ का रेडियस कुछ दिया है क्या, देख लेते हैं। सफिशियंट कैरी इट टू इन्फिनिटी। क्या बोला क्वेश्चन की विथ वेलोसिटी, क्या दिया जा रहा है वेलोसिटी कि जस्ट सफिशियंट। ये नहीं मालूम है कि कितना वेलोसिटी दिया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल कंडीशन जब पुट करेंगे अलग तरीके से पुट करेंगे। क्या बोल रहा है कि इसको इतना वेलोसिटी दिया गया, कितना वेलोसिटी दिया गया नहीं मालूम है, कितना वेलोसिटी दिया गया। बोला है कि इतना वेलोसिटी दिया गया इसको कि ये कहाँ तक पहुंच जाए, ये इन्फिनिटी तक पहुंच जाए। इतना वेलोसिटी दिया गया इसको। तो हमें क्या करना है कि सो दैट टाइम टेकन इन रीचिंग हाइट एच, हाइट एज तक पहुंचने में जो इसको टाइम लगेगा, वो टाइम लगेगा ये टाइम, वेयर ए इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए पहले। यही क्वेश्चन है रेक्टिलिनियर मोशन का, ऐसे वाला ही क्वेश्चन है। ये सेंटर ऑफ फोर्स था, अट्रैक्शन फोर्स ऐसे लग रहा था, इधर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा जो म्यू अपन एक्स स्क्वायर के हिसाब से होगा, है ना। वही चीज को ऐसे घुमा दिया है बस। इसी चीज को कल भी इसके ऊपर बात किए थे, ऐसे इतना ही चेंज हुआ है इसमें। कैसे सॉल्व करेंगे, सिमिलरली वैसे ही इक्वेशन ऑफ मोशन, एनी पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ले लेंगे। दिस इज द पी, एनी पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। देखिए, ए इज द रेडियस, ए इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। हाइट जो फाइंड करना है, एनी पोजीशन ऑफ द पार्टिकल हमेशा ओ से ही काउंट करना है, ठीक है ना। और किधर इसको हम फेंक रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कितना वेलोसिटी देखे, वेलोसिटी वो नहीं मालूम है कितना वेलोसिटी, हाँ इतना मालूम है कि इतना सफिशियंट वेलोसिटी है। जैसे 11.2 मीटर पर सेकेंड था ना, जब वो ग्रेविटेशनल फोर्स को पार कर जाता है, वैसा ही कुछ वेलोसिटी इसको इतना दिया जा रहा है कि वो इन्फिनिटी तक पहुंच जाए। इक्वेशन ऑफ मोशन वही होगा, पी बी द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एनी टाइम टी, ओ बी द सेंटर, इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये चीज कैसे जाने हम लोग, म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। कल ही इसके बारे में डिस्कस किए थे कि जब अर्थ के बारे में बोल दे तो ये नहीं बोलेगा कि एक्सेलरेशन कैसे लग रहा है, फोर्स कैसे लग रहा है, ये नहीं बोलेगा। आपको डायरेक्ट यहाँ पे यूज करना है कि जब अर्थ की बात है तो वो अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल लगता है। इसलिए डायरेक्ट माइनस एम म्यू अपन एक्स स्क्वायर, एम एम कैंसिल हो गया तो ये हमारा आ गया डी टू एक्स अपन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू अपन एक्स स्क्वायर। हमने क्या बताया था आपको कि जब भी अर्थ के बारे में आएगा तो यहाँ पे बस म्यू का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। म्यू का वैल्यू पहले भी हम लोग फाइंड कर चुके थे, पिछले कल, अभी भी देख रहे हैं हम लोग क्या, अर्थ के सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो जी होता है, एंड जी इज इक्वल टू म्यू अपन ए स्क्वायर, और म्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपन जी। यही म्यू का वैल्यू पुट कर देंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा ये बन जाएगा। बस कुछ नहीं किए, अर्थ की बात है तो म्यू का वैल्यू पुट कर दिए, और कुछ भी नया नहीं है रेक्टिलिनियर मोशन के अलावा। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, फिर बाई में एक्स स्क्वायर है, टू डी एक्स अपन डी टी से मल्टीप्लाई करना है, इंटीग्रेट करना है, ये डी एक्स अपन डी टी का होल स्क्वायर में चेंज होता है, और ये टू से मल्टीप्लाई टू ए स्क्वायर जी कॉन्स्टेंट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ वन अपन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, आर्बिट्ररी कांस्टेंट जैसे आया। अब फिर यहाँ पे जरा ध्यान से समझिएगा, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। हम आपको बोलेंगे कि सी का वैल्यू फाइंड करना है, सी इज इक्वल टू वाट, तो आप क्या बोलेंगे हमसे कि सर एक्स का वैल्यू बताइए कोई भी पोजीशन पे, और फिर dx अपन dt का वैल्यू बताइए। तो कौन सा पोजीशन लेंगे आप लोग, क्या कौन सा पोजीशन लेंगे जिसपे ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों आ जाए। इनिशियली एक्स क्या लेंगे बताइए जरा सोच के, इसलिए इसको ढक के रखें।
सर रेडियस। अर्थ का रेडियस, ठीक है। अर्थ का रेडियस ले लिए, पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया था। तो यहां अगर x इज इक्वल टू ए लेते हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी भी लेना पड़ेगा। तो वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पे, dx अपन वी dt। होगा। सर वी होगा। कौन कौन बताया v होगा? इनिशियल कंडीशन v क्या है, v क्वेश्चन में बोला था v। नहीं सर, यानी इन जनरल वी लेंगे क्योंकि कुछ बोला नहीं। जनरल तो फिर c का वैल्यू तो इन जनरल चला आया। हम आपसे बोल रहे हम्म, हैं x प्लस वाई और प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। हम पूछ रहे हैं आपसे c का वैल्यू निकालने के लिए। आप बोल रहे हैं c इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो हम अपने मन से एक्स वाई का वैल्यू पुट करते जाएंगे। कैसे आएगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकलेगा? इसीलिए तो कल इतना डिस्कस किए थे ना इसके ऊपर। और कोई रास्ता नहीं है सी का वैल्यू सर बी निकालने का? इक्वल्स टू जीरो ले सकते हैं। कैसे? जब हाँ हाँ सर बोलिए जब बोलिए। इंफिनिटी पे जाएगा तो उसका वेलोसिटी जीरो वेरी हो गुड, जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हम क्या बोलेंगे सर, ऐसा भी तो कर सकते हैं, ये इनिशियल ना लेके हम फाइनल ले लेते हैं कि जब x टेंस टू इन्फिनिटी पे पहुंचता है, बोला गया क्वेश्चन में डिस्टेंस, उस समय वेलोसिटी जीरो। या dx अपन dt टेंस टू जीरो, जब टेंस टू इन्फिनिटी तो वेलोसिटी टेंस टू जीरो। और जब वेलोसिटी टेंस टू जीरो तो यहां से तो निकल गया dx अपन dt, और x का वैल्यू वही चीज इधर पुट कर दिए। देखना है जब हम क्या बता रहे हैं, इतना देर से जो बता रहे हैं एक्स प्लस वाई प्लस सी इज इक्वल टू, उसी तरह से इसको एज्यूम करना है डी एक्स अपॉन डी टी और टू ए स्क्वायर जी और वन अपन एक्स प्लस सी। सी का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या क्या चाहिए, एक्स चाहिए और डी एक्स अपॉन डी टी चाहिए। एक्स इज इक्वल टू अगर ए लेते हैं तो वहां पे वेलोसिटी तो नहीं मालूम है। हमें बोला गया था कि सफिशियंट इतना वेलोसिटी दिया गया, कितना दिया गया, कितना नहीं मालूम। इतना दिया गया कि वो इन्फिनिटी तक पहुंच गया। इन्फिनिटी तक मतलब उसका मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंच गया वहां पे। और मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब, सॉरी, मैक्सिमम डिस्टेंस पे पहुंच गया। मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब वेलोसिटी क्या हो गया वहां पे, जीरो। एक्स टेंस टू इन्फिनिटी मतलब डीएक्स अपन डी टी क्या, जीरो। पुट कर दिए एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, क्वेश्चन में बोला गया है इस चीज को, डीएक्स अपन डी टी टेंस टू जीरो। पुट कर दिए, सी का वैल्यू मेरा जीरो चला आया। वेलोसिटी, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, हाइट एच। तो हम क्या निकाल लेंगे, एक्स और टी के पहले बीच में रिलेशन, उसके बाद एक्स कुछ भी पुट करे वहां पे। एक्स क्या पुट करेंगे, मान लेते हैं इसको सॉल्व करने के बाद क्या पुट करेंगे, इसको इसको सेपरेबल वेरिएबल मान लेते हैं, लगा लिए हमने। इधर रूट अपॉन एक्स और dx कर दिए, और इज इक्वल टू प्लस माइनस जो भी प्लस है, माइनस टाइम बढ़ रहा है और डिस्टेंस बढ़ रहा है, क्या हो जाएगा, प्लस में रूट अंडर ऑफ टू ए स्क्वायर जी कर दिया और इधर dt कर दिया। क्या x का क्या लेंगे यहाँ से, x कहाँ से कहाँ तक पहुंचता है? क्या लेंगे लिमिट इसका, बताइए जरा, सोच के बताइए जरा आप लोग, कोशिश करिए। जीरो से इन्फिनिटी लेंगे। जीरो से लेंगे इन्फिनिटी, ठीक है। ये पूछ रहे, बोल रहा था आपसे कि इन्फिनिटी डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ये बोल रहा था। बोल रहा था हाइट कवर करने में, एच हाइट कवर करने में। इन्फिनिटी कैसे आएगा, हमसे एच हाइट पे डिस्टेंस पूछा था ना। हाँ सर सर। तो क्या हो जाएगा, जीरो से एच हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। सर ए से एच होगा। देखिए पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है यहां से, यहां से, इस डिस्टेंस से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और हम लोग नाप रहे हैं कहाँ से, ओ से। बस यही डिफरेंस है अर्थ वाला सरफेस से, अर्थ वाला क्वेश्चन से। ध्यान रखना है कि रेडियस, ये रेडियस तो छुपा हुआ है, ये इसको थोड़ी यहां से थोड़ी नाप रहे हैं डिस्टेंस। पिछले वाले क्वेश्चन में ये सेंटर ऑफ फोर्स था तो डिस्टेंस यहां से नाप रहे थे, ये डिस्टेंस। इधर भी यहां से नाप रहे हैं डिस्टेंस, लेकिन ये डिस्टेंस तो हम थोड़ी अंदर अर्थ अर्थ के सेंटर पे थोड़ी जा रहे हैं, पार्टिकल को वहां से थोड़ी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हम ए से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ए से कहां तक जाएगा, या फिर जीरो से ए प्लस एच बोल सकते हैं। एक्स एक्स जब एक्स एक्स को जब हम डिस्टेंस लिए हैं यहां से, ओ से, ये एनी पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है पी, और ये डिस्टेंस एक्स है। तो क्या लिख सकते हैं कि ये सर डिस्टेंस ए था और ये एच तक जाना है इसको। तो यहां से जब डिस्टेंस एक्स था ये, तो क्या ले सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू जीरो से लेके ए प्लस एच तक। हमें तो एच तक पहुंचना है ना, वो टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। घर पे पढ़ के नहीं आए आप लोग शायद। टी इज इक्वल टू जीरो से टी1, और एक्स इज इक्वल टू ए से ए प्लस एच। डिस्टेंस कहाँ से डिस्टेंस मेजर किए हम लोग, एक बार हम देख लेते हैं इसमें।
हाँ, ए से ए प्लस एच प्रोजेक्ट किया जा रहा है, सॉरी मैं ये ए से, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ हाँ हाँ, ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है पार्टिकल को ए से ही, है ना, जीरो से प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है, तो ए से ए प्लस एच होगा, इन्फिनिटी नहीं होगा। बस इसको इंटीग्रेट करना है, कल जैसा जो भी टाइम आएगा वो टाइम। एक बार क्वेश्चन को, पीडीएफ तो है आप लोग के पास, प्रिंट कराए होंगे तो देख लीजिए। कोई प्रॉब्लम है किसी पॉइंट पे तो बता दीजिए। इनिशियल कंडीशन कैसे लिए हम लोग, और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक पहुंचे हैं। मेजरमेंट देखिए कहाँ से किया जा रहा है, जहां से मेजरमेंट किया जा रहा है, जहां से प्रोजेक्ट किया जा रहा है वहीं से डिस्टेंस मापेंगे ना। अगर हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस, ये मान लेते हैं हमें ओ तक पहुंचना है, और हमसे कोई बोल रहा है कि ए से ओ तक पहुंच रहे हैं, और कोई बोल रहा है बी से ओ तक पहुंच रहे हैं, पहुंचना तो ओ तक ही है, तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे। अगर कोई बोले बी से ओ तक पहुंच रहे हैं तो बी से ओ तक इंटीग्रेट करेंगे, कोई बोले ए से ओ तक पहुंच रहे हैं तो ए से ओ तक इंटीग्रेट करेंगे। हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं अर्थ के सरफेस से, तो ए से ए प्लस एच तक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सुन पा यस रहे हैं? सर। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट ए डिस्टेंस बी। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे। क्या बोला, पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है, एक डिस्टेंस है जो डिस्टेंस बी है। डिस्टेंस क्या है, बी है, तो इसको बी पॉइंट ले लेते हैं। ये बी से पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है, ए भी कोई पॉइंट है, बोल रहा है कि बी जो है वो ए से बड़ा है, बता दिया इधर बगल में, आगे आएगा ये। फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ओ, कहां से नाप रहे हैं, इंची टेप कहां से शुरू किए हैं, जीरो से लेके खींच के लेके गए बी तक, कितना डिस्टेंस है वो बी। अंडर एन एक्शन ऑफ फोर्सेस थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट ओ, द लॉ ऑफ मोशन एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ओ इज म्यू इंटू वन माइनस ए एक्स, ए अपॉन एक्स टूवर्ड्स ओ। कैसा लग रहा है ये फोर्स इस डायरेक्शन में, क्या है ये, म्यू इंटू वन माइनस ए अपॉन एक्स। अभी ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेन, ये फोर्स कब लग रहा है, जब एक्स ग्रेटर देन ए हो। तो ए कोई पॉइंट होगा, मान लेते हैं कि इधर होगा पॉइंट, ये डिस्टेंस होगा ये। जब पार्टिकल बी से चलना स्टार्ट किया ना, बी से चलना स्टार्ट किया है तो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, खींच रहा है इसको। लेकिन जैसे ही ए को पार करता है, क्या बोले, बट एफ इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर माइनस ए अपन एक्स अवे फ्रॉम ओ व्हेन एक्स इज लेस देन ए। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही ए को पार करता है, फोर्स उल्टा लगना शुरू हो जाता है इसके ऊपर। और वो कैसे लग रहा है कि म्यू ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए अपॉन एक्स। मतलब कोई ज्यादा दूर है तो उसको पास बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब वो ज्यादा पास आ जा रहा है तो फिर सोच रहे हैं नहीं दूरी रहे तो ठीक ही है। ऐसा सीन चल रहा है इसका। बोला जब पार्टिकल बी से चलना स्टार्ट किया तो इसको खींच रहा था ये, कि अपने पास बुला रहा था आ जाओ आ जाओ। जैसे ये ए को क्रॉस करता है, ये पॉइंट ए ले लेते हैं, जैसे ए को क्रॉस करता है फिर पार्टिकल बोलता है नहीं तुम दूर जाओ, तो फोर्स कैसा लग रहा है अब, तो ओ से ए के बीच में फोर्स लग रहा है कि तुम अवे फ्रॉम ओरिजिन, और बी से ए के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो टुवर्ड्स ओरिजिन लग रहा है ना। तो सर इसको कैसे करें, ये तो थोड़ा सा मतलब ये हो गया, टफ टाइप का हो गया, कुछ नहीं है, हमें भूल जाना है फर्स्ट केस के लिए ये चीज। हम क्या देखेंगे कि पार्टिकल अगर बी से स्टार्ट हुआ तो ए तक तो चला ना है, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड कर लेते हैं पहले। करना कैसे है, पहले पहले इसका इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लेते हैं, वेलोसिटी निकाल लेते हैं, और ए पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए, लिखा हुआ है आराम आराम से। ए पॉइंट पे हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। अब ए पॉइंट पे वेलोसिटी निकल गया तो फिर इसको भूल जाना है, और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पार्टिकल ओ से ए की तरफ चलना, ए से ओ की तरफ चलना स्टार्ट किया है, लेकिन अब इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है। कैसे है, क्योंकि ओ से ए तक पहुंचने पे ए के पास कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। और जब वो इधर चलने लगेगा ए की तरफ, वेलोसिटी की वजह से, लेकिन ये तो इधर रिपल्सिव लगेगा ना, इधर रिपल्सिव फोर्स है, एरो इधर होगा रिपल्सिव, लेकिन इस वेलोसिटी की वजह से इधर आएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। और हमसे क्या पूछ रहा है, एक्स, सो दैट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल अगेन वैनिश, मतलब खत्म हो जाएगा वेलोसिटी जब x का वैल्यू ए स्क्वायर अपन बी हो। इसको कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं एक सेकंड के लिए, कि अगर b 10 सेंटीमीटर था और a मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर था,
तो बोल रहा है वेलोसिटी वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वेलोसिटी। क्यों खत्म हो जाएगा, जरा खुद सोच के देखिए ना आप लोग। कि मान लेते हैं कि ये लाइन पे ये सेंटर ऑफ फोर्स है, इसका काम है खींचना। जब जब ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसका दो काम है। पार्टिकल को खींच भी सकता है, ये इसके पास ऐसा शक्ति है कि पार्टिकल को खींच भी सकता है और पार्टिकल को ढकेल भी सकता है। दोनों काम कर सकता है ये, ठीक ना। दोनों काम कर सकता है। जब पार्टिकल ज्यादा दूर रहता है ना बी डिस्टेंस पे, तो ये क्या करता है, पार्टिकल को खींचता है अपने पास, खींचता है अपने पास, खींचता है अपने पास, खींचता है अपने पास, खींचता है, खींचता है। तो साइकिल अगर आप चला रहे हैं और साइकिल चल रहा है और पॉइंट ए तक आते हैं, तो क्या साइकिल एकाएक रुक जाता है क्या? एकाएक रुक जाएगा बी पॉइंट पे? कभी नहीं। धीरे 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 उसका वेलोसिटी कम होगा, और उस वेलोसिटी जब खत्म होगा तब पार्टिकल रुकेगा। तो मान लेते हैं कि ये किसी स्पीड से आ रहा है, वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगा, आ रहा है, ये साइकिल तेज में चलाते हुए आ रहा है। जैसे पॉइंट ए पे पहुंचा तो क्या है, एकाएक ए पे रुक जाएगा? नहीं, ए पे तो एकाएक नहीं रुकेगा। वो उसका वेलोसिटी की वजह से पार्टिकल इधर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अब इसका काम क्या है, अब काम क्या है, जैसे ए को क्रॉस किया, इसका काम है ढकेलना, ढकेलना शुरू कर देता है। तो ये इधर जाने का कोशिश कर रहा है, ये इसको ढकेलने की कोशिश कर रहा है। तो कोई ना कोई तो पॉइंट ऐसा होगा जहां पे इसका ढकेलने वाला काम और इसको खींचने वाला काम दोनों बैलेंस हो जाएगा, और वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये डिस्टेंस पे वेलोसिटी 0 हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? बोल रहा है कि ये डिस्टेंस पे, किस डिस्टेंस पे, तो x इज इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब 100 अपॉन बी, 36 सेंटीमीटर अप्रोक्स, नहीं 16 सेंटीमीटर एस्फॉक। ये सब थोड़ा सा क्वेश्चन को मतलब न्यूमेरिकल डाल के समझाने के लिए बस। क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना? डन। क्वेश्चन क्लियर है, सॉल्यूशन पे चले, हाँ या ना बताइए एक बार। आप लोग कुछ यस। बोलते नहीं। चलिए, देखिए वही काम किया। पहले इक्वेशन ऑफ मोशन अट्रैक्टिव के लिए लिखेंगे, रिपल्सन के लिए भूल जाएंगे। मास इंटू एक्सेलरेशन माइनस म्यू, एक्स से 2 dx/dt से मल्टीप्लाई इंटीग्रेट, ये क्या निकल गया, वेलोसिटी एट एनी टाइम, बट C1 है, C1 को इनिशियली x इज इक्वल टू बी टाइम 0, पार्टिकल रेस्ट में स्टार्ट किया था वहां पे, C1 का वैल्यू आ गया, इसको अपडेट कर दिया। तो ये वेलोसिटी कहाँ पे आया है, ये वेलोसिटी आया है ए और बी के बीच में किसी भी पॉइंट पे, मतलब ए को ये करके कंसिडर करके हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू ए पे वेलोसिटी निकाल लेते हैं और उसको बोल देते हैं माइनस बी। तो क्या हो जाएगा ये, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू बी माइनस ए, इसी में पुट करना है ना, फॉर्मूला में ही तो पुट कर देते हैं जो भी पॉइंट पे निकालना हो, प्लस ए लॉग बी। यस। माइनस क्यों आ रहा है, अच्छा माइनस के लिए तो यहाँ पे कंसीडर नहीं किया वी स्क्वायर, क्योंकि डायरेक्ट वो वी स्क्वायर पुट जाएगा, माइनस भी पुट करेंगे तो वो काम का नहीं होगा, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू -2 म्यू, लेकिन काम का नहीं है क्योंकि नेक्स्ट वाले में जब हम इसको यूज करेंगे तो वी स्क्वायर ही डायरेक्ट यूज करेंगे। अब फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है। सर वी कैसे लिए हैं, वी नहीं लेंगे तो कुछ भी नहीं ले लीजिए ना, हम बोल रहे हैं ए पॉइंट पे वेलोसिटी वी, और उसका तो वैल्यू भी निकाले ना हम। इसको क्या लिखते हैं आप, dx/dt का होल स्क्वायर थोड़ी लिख ले, ये क्या है, dx/dt का मतलब क्या हुआ, एनी पॉइंट पे x एनी पोजीशन पे, dA/dt लिखेंगे, ए कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा। तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी v जिसका वैल्यू है ये, v लिए नहीं है रैंडमली, v का वैल्यू भी है यहाँ पे, है ना, वो जो v है उसका वैल्यू है, v का वैल्यू ये, ठीक है ना। ए पॉइंट पे वेलोसिटी v जिसका वैल्यू है, ऐसा तो नहीं लिखेंगे एट द पॉइंट ए वेलोसिटी इज 2 म्यू बी माइनस ए, इसलिए बोल दे कि वहां पे वेलोसिटी v जिसका वैल्यू 2 म्यू बी माइनस ए प्लस ए लॉग ए अपॉन बी, ये भी पार्टिकुलर वैल्यू ही है, रैंडम कुछ नहीं है v। समझ में आया? सर माइनस नहीं क्यों लिया है? वही बात है ना, कल भी बताए थे इस बात को, यहां से लग रहा है ना ये ओ, ये ए और ये बी, जैसे जैसे एक्स डिक्रीज कर रहा है, टाइम इंक्रीज कर रहा है, पार्टिकल यहां से चला होगा रेस्ट से, तो टाइम 10 बज रहा होगा 1 सेकंड के लिए, तो यहां पहुंचेगा तो 10 बज के 10 मिनट हो जाएगा, हैगा कि नहीं। और डिस्टेंस क्या ले रहे हैं हम लोग, यहां से नाप रहे हैं, तो पहले था यहाँ पे, फिर आ गया यहाँ पे, फिर थोड़ा देर बाद यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो एक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो निगेटिव इसलिए माइनस भी। क्लियर? ओके सर।
चलिए, अब फिर जब अब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे किसके लिए, ए के लिए, तब फिर हम लोग पीछे क्या किए नहीं किए वो भूल गए, वो सिर्फ इनिशियल कंडीशन के यूज करने के लिए उस क्वेश्चन को रखा गया है। फिर से क्या, एम डी टू एक्स अपन डी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, ये रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं होगा, ये इक्वल टू का साइन है, ये प्लस में ही होगा, है ना, ये तो कल भी बात किए थे। एम म्यू ए स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर माइनस ए अपन एक्स दिया हुआ ये, डी टू एक्स अपन डी टी स्क्वायर म्यू स्क्वायर टू डी एक्स अपन डी टी एंड इंटीग्रेटिंग, ये आया। अब देखिए यहाँ पे सी टू का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे आप, अब बताइए आप खुद, यहाँ पे सी टू का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आप बोलेंगे सर आप वेलोसिटी दे दीजिए और हमको एक्स दे दीजिए। तो कौन सा इसके बीच में जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहे हैं तो देख रहे हैं उसका काम क्या था, पिछले वाले इक्वेशन ऑफ मोशन का, बस यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करना। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस पे वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू ए पे वेलोसिटी माइनस वी, जिसका वैल्यू ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। वी स्क्वायर एट द पॉइंट ए पे इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस ए स्क्वायर अपन ए माइनस ए लॉग ए प्लस सी टू इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2 म्यू, ये जो भी यहां से, यानी कि सी टू का वैल्यू आ गया मेरा ये चीज, वी स्क्वायर प्लस 2 म्यू ए प्लस ए लॉग ए। क्या हो रहा है ना, आसान है, बहुत आसान है। फर्स्ट वाले कंडीशन से जीरो है, ये ए है और ये बी है, फर्स्ट वाले कंडीशन से जस्ट यहाँ पे हम वेलोसिटी फाइंड कर लिए हैं इस पॉइंट पे। क्यों वेलोसिटी फाइंड कर लिए, क्योंकि जब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे इसके बीच में, तो वहां पे सी टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ ना तो कुछ कंडीशन होना चाहिए ना। तो वो कंडीशन एट द पॉइंट ए, वेलोसिटी मालूम है, डिस्टेंस मालूम है मुझे, x इज इक्वल टू ए और डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी बोले थे, जिसका वैल्यू हमारे पास है, ऐसा नहीं है रैंडमली वी बोल रहे हैं, वी का वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखिएगा वी स्क्वायर प्लस 2 म्यू ए प्लस ए लॉग ए, और वी स्क्वायर का वैल्यू क्या आया था, पुट कर लीजिए उसको, डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये सी टू का वैल्यू अपडेट किए यहाँ पे, माइनस 2 म्यू ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए लॉग एक्स प्लस वी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट किया गया, और इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद ये मेरा आया, ये डी एक्स अपॉन डी टी, ये जो वेलोसिटी है, जरा सा आप में से कोई अगर ये बता दिए ना तो मुझे समझ में आ जाएगा कि क्लियर है। ये वेलोसिटी कहाँ पे आया है, ये वेलोसिटी बताइए तो जरा, ये पॉइंट जीरो था, ये ए था और ये बी था, ये जो वेलोसिटी आया है, ये वेलोसिटी डी एक्स अपन डी टी 2 म्यू बी माइनस ए स्क्वायर अपन एक्स प्लस ए लॉग ए स्क्वायर अपन बी एक्स, ये कहाँ पे वेलोसिटी आया है, बताएंगे कोई। सर ए के बाद का वेलोसिटी है। ए के बाद का वेलोसिटी, अच्छा ठीक है, और कोई बताएंगे, नहीं बताएंगे, थोड़ा सा आप लोग सोचिए ना, ए के बाद का वेलोसिटी क्यों, हम तो इक्वेशन ऑफ मोशन ये फोर्स लेके काम किए, और ये फोर्स लग रहा है जीरो से ओ के बीच में, और ए से बी के बीच का वेलोसिटी तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया पहले, ये इक्वेशन ऑफ मोशन लिख के, जो हमारा बी से ए के बीच में आती है, ये तो पहले ही काम कर लिया हम, ये तो पहले ही निकाल लिए थे ना इधर। ये वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी, ये डी एक्स अपॉन डी टी, ये तो फिर ये वेलोसिटी कौन सा है, डी एक्स अपॉन डी टी, ये वेलोसिटी कौन सा है, ये ए से बी के बीच का, दिस इज पॉइंट जीरो, नहीं दिस सर, ए, ओ ए के बीच का जो वेलोसिटी है वही तो निकाले है ना हम लोग। हाँ ये वाला, इसके बाद वाला जो इसके बारे में बोल के रहे हैं। बाद उसके बाद हाँ वाला ही बोल रहे हैं जो आप हाँ पूछ रहे हैं। वो तो बिल्कुल ओ ए का ही तो है ना, स्मॉल बिल्कुल, वाला जो हाँ सेक्शन है वही तो बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अभी ठीक है। जीरो से ओ सॉरी ओ से ए के बीच का वेलोसिटी है ये, अब हाँ ओ वही से बोल ए रहे हैं ना के, सर, वो कैपिटल ए की तो। अच्छा अच्छा मुझे लगा शायद बी बोले, हाँ, तो ये क्या है, जीरो से ए के बीच का, ओ से ए के बीच का, ओ से ए के बीच में कोई भी डिस्टेंस एक्स पुट कर देंगे तो वो वेलोसिटी निकल जाएगा। हमें बोल रहा है ये वेलोसिटी वैनिश हो जाएगा किस डिस्टेंस पे, अगर डिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी पुट करे तो ये डी एक्स अपॉन डी टी है एनी पोजिशन जीरो टू ए, तो एनी पोजिशन जीरो टू ए पे वेलोसिटी है, तो बोल रहा है ए स्क्वायर अपॉन बी पुट करके देखे जरा, देखिए ना, ए स्क्वायर अपॉन एक्स है, एक्स की जगह पे ए स्क्वायर अपॉन बी पुट करेंगे
तो ये b ऊपर चला जाएगा, ये a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, b माइनस बी 0 और प्लस a लॉग फिर से a स्क्वायर अपॉन b, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए कैंसिल, b ऊपर चला जाएगा, b भी कैंसिल, लॉग 1 0, 0 माइनस 0 क्या हो गया 0। यही तो मुझे दिखाना था कि वेलोसिटी वैनिश हो जाएगा एट द पॉइंट x इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बहुत स्लो हो जा रहा है ना थोड़ा सा आप लोग। ये लाइन था, ये ओ था, ये ए था, ये बी था। करना क्या इसमें, पहले बी से ए के बीच में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है, वेलोसिटी फाइंड करना है, और ए पॉइंट पे पार्टिकुलर वेलोसिटी फाइंड कर लेना है। क्यों, यही तो काम आएगा बाद में जब इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। यहाँ पे जब C2 का वैल्यू होगा तो इस C2 के वैल्यू को फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू ए पे, मतलब ये वाले डिस्टेंस पे, यहाँ पे वेलोसिटी इससे जो निकाले थे उसको पुट करके हो गया। सिंप्लीफाई कर लीजिए C2 का वैल्यू मॉडिफाई करके। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ओके, इधर पिक्चर देखिए, इसी पिक्चर को, अपवर्ड्स विथ अ वेलोसिटी v, ऊपर की तरफ v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि h और h, स्मॉल h और कैपिटल H बी द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल मूविंग अंडर यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से रेस्पेक्टिवली, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म और वेरिएबल, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से h हाइट और वेरिएबल एक्सेलरेशन से कैपिटल H हाइट डिस्टेंस क्या होता है ये अटेंड करता है। और कुछ नहीं बोला गया, तो हमें शो करना है कि 1/स्मॉल h माइनस 1/कैपिटल H इज इक्वल टू 1/कैपिटल R। R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। इस क्वेश्चन को इधर यही चीज है ये, R इज द रेडियस ऑफ स्मॉल r है इधर, रेडियस ऑफ द अर्थ। सेम इक्वेशन है, दोनों लिखा हुआ इधर। वही काम, यूनिफॉर्म वाला का थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं, वेरिएबल वाला के लिए तो जानते हैं ना। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर जी, म्यू का वैल्यू क्या बताया था, जब भी अर्थ का होगा तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर जी, इक्वेशन ऑफ मोशन d2x अपन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर अपन जी एक्स स्क्वायर, मतलब म्यू का वैल्यू म्यू अपन एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसको सर d2x अपन dt स्क्वायर ना करके v dv अपन dx क्यों कर लिए हैं। आप उसको भी वैसे भी करेंगे, 2 dx अपन dt का होल स्क्वायर, सॉरी मल्टीप्लाई और इंटीग्रेटिव, उससे भी हो जाएगा। एक करके शायद इससे हम दिखा दिए थे कि हाँ इससे भी सॉल्व हो जाएगा ये। तो d2x अपन dt स्क्वायर को किस में चेंज कर दिए, v dv अपन dx में, माइनस आर स्क्वायर जी, सेपरेबल वेरिएबल का यूज कर लेते हैं, 2v 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस 2a स्क्वायर जी, और ये 2v dv इंटीग्रेट करेंगे तो ये। फिर से यहाँ पे इनिशियल कंडीशन c1 का वैल्यू फाइंड करना, क्या क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए और क्या चाहिए x चाहिए। क्या हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी एट द पॉइंट b, कुछ और बोला गया है क्या, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अर्थ वेलोसिटी ऑफ अर्थ और h एंड, अच्छा h इज द ग्रेटेस्ट हाइट बोला है ना बाय द वेरिएबल एक्सेलरेशन। x इज इक्वल हाँ, टू h x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h प्लस r, और r इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 0। तो इधर 0 पुट किए तो इधर से c1 का वैल्यू क्या आ गया, -2g r² h प्लस r। सर जो पार्टिकल प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो क्या अर्थ के सरफेस से नहीं कर रहे हैं क्या? अर्थ के सरफेस से ही तो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो सर फिर आर कैसे आया वो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जा रहा है ना, फिर उसको भी इंक्लूड कर ले रहे वेट वेट, h इज द कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट, हाँ h हाइट कवर करता है, फिर क्या है, क्या बोले रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाँ h प्लस r तो लिखे, h प्लस r ही तो लिखे हैं, है ना। इसमें प्रॉब्लम है क्या, ये पॉइंट बी पे पहुंच रहा है, ये मेरा पॉइंट ओ है, ये डिस्टेंस r है अगर, और ये हाइट है मान लेते पॉइंट बी है, ये हाइट h है, ऑन द अर्थ सरफेस से था ये, यहाँ से डिस्टेंस नाप रहे हैं, तो क्या हो जाएगा h प्लस r ही होगा ना, हैं। ये सर ठीक ना।
अच्छा, इंटीग्रेशन वाले में, इस वाले में थोड़ा सा देखेंगे कि मतलब क्या है। बहुत स्लो हो जा रहा है, मुझे लग रहा है कि ये पूरा रेगुलर क्लासेस हो जा रहा है। C1 इज इक्वल टू -2GR² H+R हो गया। C1 का वैल्यू यहाँ से निकल गया। C1 के वैल्यू को पुट करके हम लोग इसको अपडेट कर लिए। C1 के वैल्यू को पुट करके अपडेट कर लिए, पीछे वाले इक्वेशन में छूट गया वो। तो V² इज इक्वल टू 2GR² 1/x - 1/H+R। यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे किस पॉइंट पे? एट द पॉइंट P। पिक्चर यहाँ पे देख लीजिए एक बार। वो वेलोसिटी क्या था? एट द पॉइंट P एनी पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, इसलिए लिखा है विच इज द वेलोसिटी एट द पॉइंट P। एट ए पॉइंट पे ऑन द अर्थ सरफेस, वेलोसिटी क्या निकल के आ जाएगा? रेडियस r। जस्ट यहाँ पे ये एनी वेलोसिटी है, तो r पुट कर देंगे तो सरफेस पे वेलोसिटी निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ टाइम, पोजीशन या वेलोसिटी नहीं निकालने के लिए बोला है। बोल रहा है ये चीज हो रहा है, h और h हाइट है वेरिएबल और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे, तो ये प्रूफ करना है मुझे। उसमें कुछ नहीं बोला है कि हाँ एक्स निकाल लो फिर टाइम निकाल लो या फिर कुछ भी। तो यहां से हम देखें कि V² इज इक्वल टू 2G² 1/r - 1/। अब इस क्वेश्चन को मार्क करके रखेंगे। क्यों मार्क करके रखेंगे? क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है नहीं मालूम है, बस प्रूफ करना है। एक बोल दिया कि ये चीज प्रूफ करना है तुमको, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आ गया। अब क्या है, सपोज द एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट इक्वल टू जी। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से h हाइट कवर कर रहा है, तो हम लोग पढ़ते हैं क्या? V² इज इक्वल टू U² बी स्क्वायर प्लस टू -2 एस। है। माइनस कब लगता है? जब मोशन एक्सेलरेशन के ऑपोजिट में, तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, मोशन अपवर्ड की तरफ। तो ये हो जाएगा V² -2 एक्सेलरेशन जी और हाइट क्या? h हमारा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल वेलोसिटी? 0 व्हेन V0 पार्टिकल रीच मैक्सिमम हाइट। और इनिशियल वेलोसिटी को हमने यहाँ पे क्या लिया है? v। तो V² - 2GH, V² इज इक्वल टू 2GH। बस इक्वेशन 4 और 5 से ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस बोल रहा है कि वेरिएबल एक्सेलरेशन से, ये ऑन द अर्थ सरफेस कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बोल रहा है ये। मतलब ये दोनों इक्वल, 2GH और 2GR² इक्वल। बस राइट लेफ्ट कर लेना है, इधर से 2G कैंसिल, h इज इक्वल टू R² 1/r - 1/H+R, r माइनस ये मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चीज आ जाएगा। क्या कि अर्थ सरफेस पे दोनों से एक्सेलरेशन जब वेरिएबल हो तब भी हम फाइंड कर लिए वेलोसिटी, और जब कांस्टेंट हो तब भी वेलोसिटी फाइंड कर लिए। अर्थ सरफेस पे ही वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, तो दोनों वेलोसिटी वेरिएबल एक्सेलरेशन से और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वेलोसिटी हमारा सेम होगा। दोनों को इक्वेट कर दिए, बात खत्म। कोई डाउट किसी पॉइंट पे? नहीं। क्या हुआ भाई? ठीक है सर। यहां से हमारा रेक्टिलिनियर मोशन का कहानी होता है समाप्त। अब हम लोग चलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन पे। तो मुझे 1 सेकंड का टाइम देंगे आप लोग, हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का PDF लेके चले आते हैं, एंड देन उसके बाद हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन वो आज सेंड कर देंगे SHM का भी। 1 मिनट, ये तो शायद है इधर ही है क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन, यस, इसी में ज्वाइन हो जाए। नहीं 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 नहीं, चलिए अलग हो गया। ये रहा सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये भी रेक्टिलिनियर मोशन के जैसा ही है कंप्लीट। पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। PDF दिख रहा है आप लोगों को? PDF देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। चलिए, बस। ये भी समझ लेना है पहले क्वेश्चन को, मतलब इसके थ्योरी वाले पार्ट को। सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये तो ज्यादा डिटेल थ्योरी नहीं जाना है, सीधा क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। यहाँ पे क्या होता है ना, पार्टिकल अभी क्या तक क्या था कि पार्टिकल जो था ना एक सेंटर ऑफ फोर्स था, और पार्टिकल किसी पॉइंट, इनिशियल पॉइंट A B P Q जो भी ले लेते हैं हम लोग, इस इनिशियल पॉइंट से पार्टिकल इसके अट्रैक्टिव फोर्स या फिर रिपल्सिव फोर्स के हिसाब से मूव कर रहा था। अब अट्रैक्टिव या रिपल्सिव से मूव कर रहा था, तो या तो हम लोग को वेलोसिटी, पोजीशन और टाइम यही फाइंड करना होता, पूरा मैकेनिज्म यही फाइंड ही करना है, वेलोसिटी पोजीशन टाइम फाइंड करते थे। अब पार्टिकल सिर्फ यहां तक आके नहीं रुकेगा, पार्टिकल के पास ऐसी कैपेसिटी आ गई है
ये ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होगा वो ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स ओरिजिन लगेगा, ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स। क्यों सर, ऐसा क्यों है कि ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स ही लगेगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन नहीं लगेगा, क्यों? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। मतलब क्या कि पार्टिकल पॉइंट ए से चलना शुरू करेगा और इसके पास हमने क्या बोला, ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स, हमेशा ओ की तरफ खींचने की पावर है। ओ से कोई भी पार्टिकल अगर ए डिस्टेंस पे है तो उसको खींच सकता है अपने तरफ, क्या कर सकता है, अपने तरफ खींच सकता है, ऐसा इसके पास पावर है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में पूरे क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, अट्रैक्टिव पावर होगा इसके पास। अब पार्टिकल यहां से चलना शुरू करता है ए पॉइंट से, ए पॉइंट से चलना शुरू किया, चलना शुरू किया, चलना शुरू किया, चलना शुरू किया, ओ पे पहुंचते पहुंचते क्या वो रुक जाएगा ना, रुक जाएगा क्या? ऐसा थोड़ी है, साइकिल चलाते आ रहे हैं हम, ओ के पास ऐसा पावर है कि वो खींच रहा है अपनी तरफ, खींच रहा है। खुद देखिए ना, अगर रस्सी से अगर खेलना, कभी खेलना शुरू किए होंगे आप लोग, तो एक पॉइंट से आप खड़े होकर अगर खींच रहे हैं दो तीन लोगों को, तो ऐसा थोड़ी होगा कि आपके पास आए हैं और उसके बाद आपका काम था खींचना तो आपके पास आके डायरेक्ट रुक गए, नहीं, उस वेलोसिटी की वजह से वो आपको लेते हुए पीछे चले जाएंगे। तो ये वेलोसिटी जो इसके पास आया है, इस वेलोसिटी से ये इधर जाना शुरू करेगा, इधर जाना शुरू करेगा। लेकिन ओ का काम क्या है, ओ का तो काम है खींचना। जैसे ही ये इधर इस वेलोसिटी की वजह से इधर जाना शुरू किया, ये बोलेगा मेरा तो काम है खींचना, फिर इसको खींचना शुरू कर देगा। लेकिन ये पार्टिकल इस वेलोसिटी की वजह से इधर जाते रहेगा और ये इसको खींचते रहेगा, ये इधर जाते रहेगा, ये इसको खींचते रहेगा, इधर जाते रहेगा, खींचते रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका इधर का वेलोसिटी और इसका अट्रैक्टिव पावर दोनों बैलेंस हो जाएगा और पार्टिकल आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेस्ट में। और रेस्ट में जैसे, वैसे रेस्ट में जैसे आएगा, पार्टिकल का तो काम है खींचना, फिर इसको यहाँ से खींचना शुरू करेगा। जैसे यहाँ पे पहुंचेगा, फिर इस वेलोसिटी की वजह से पार्टिकल इधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर इसको खींचना शुरू करेगा, जाएगा जाएगा जाएगा। और ऐसा पोजीशन, यानी कि दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स, सॉरी, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कोई काम ना करे, तो पार्टिकल जितना डिस्टेंस से आया था उतना ही डिस्टेंस फिर इधर जाएगा। और ये काम ऑटो हमेशा मोशन करता रहेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता रहेगा, ये बार बार इसको रिपीट करते रहेगा। क्लियर है या ना? ये सब नो। जो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब क्या, अब थोड़ा सा थ्योरी पार्ट जब फटाफट बोलते हैं निकलते हैं इधर से। एम्पलीट्यूड ये क्या होता है, जहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाए। वेलोसिटी जीरो कब होगा, जब पार्टिकल ए पे आएगा, जब पार्टिकल ए डैश पे आएगा, तभी तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओ इन एसएचएम, ध्यान रखना है, अट्रैक्टिव फोर्स भी लग रहा है, नहीं तो ऐसे मैक्सिमम डिस्टेंस बोल दिए तो इधर लेके चले जाए, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। जहां पे वेलोसिटी हमारा जीरो हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, बाकी ये डेफिनेशन वगैरह जो भी लिखा हुआ है, बस वही चीज लिखा हुआ है। ये मेन पॉइंट यहाँ पे यही है कि ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम ओरिजिन, एक साथ दोनों नहीं हो सकता है, दोनों चीज लिखा हुआ है। वैसे हम लोग ज्यादातर टुवर्ड्स ही पढ़ेंगे, एक साथ दोनों नहीं हो सकता है। अभी एक क्वेश्चन हम लोग लिए थे कि एक में क्या हो रहा था, पार्टिकल आ रहा था भी पॉइंट ओ तक और फिर ओ से ए की तरफ जा भी रहा था, लेकिन या तो ये डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओ होगा या फिर अवे फ्रॉम होगा, जब हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे तब हम बताएंगे उसमें, या फिर हॉरिजॉन्टल वाला में। अभी ध्यान रखना है ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओ मोशन। मैग्नीट्यूड फोर्स कोई काम करने है इधर, इक्वेशन एक्सेलरेशन ऑफ मोशन वही, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, डायरेक्टेड टुवर्ड्स लग रहा है तो माइनस म्यू एक्स, इक्वेशन ऑफ मोशन इसका। अब इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस किया जा रहा है, सॉल्व करने के लिए क्या ही करना है सर, टू डी एक्स अपॉन डी टी से मल्टीप्लाई और इसको इंटीग्रेट। सर वैसे कर लेते तो ज्यादा मजा आता, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी इज माइनस म्यू एक्स था, प्लस म्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो। बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं, वैसे वो भी सोल्यूशन किया हुआ है इसमें सब, क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं तो कंप्लीट किए हुए हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा, टू डी एक्स अपन डी टी से मल्टीप्लाई एंड इंटीग्रेट इनिशियल पॉइंट पे, क्योंकि जैसे आर्बिट्ररी कांस्टेंट आता है उसको भगाने का काम होता है, भगा के उसको हमारा डी एक्स अपन डी टी, ये क्या आया, ये क्या आया, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एस एल एस टी वगैरह में जो भी, वेलोसिटी एट एक्स, वेलोसिटी एट द एनी पॉइंट, एक्स पॉइंट। एनी डिस्टेंस। अब देखिए ये यहाँ से बड़े काम का चीज है, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का। कैसे बनेगा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का वेलोसिटी निकल गया हमारा,
या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला क्वेश्चन की ये वेलोसिटी निकल गया। अगर हम देख पा रहे हैं कि इसका वेलोसिटी, अगर मान लेते हैं कि ये ओ है और ये डिस्टेंस ए था और ये डिस्टेंस हमने ए लिया था, ये डिस्टेंस, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना, देखिए तो ए पुट करके 0, 0 पे वेलोसिटी कितना हो रहा है, d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर ऑफ म्यू ए स्क्वायर माइनस ओ पे आने के बाद एक्स क्या हो जाएगा 0, 0 स्क्वायर का पावर हाफ, मतलब माइनस रूट अंडर ऑफ म्यू ए। माइनस तो इसलिए है क्योंकि ये इसके तरफ आ रहा है। अब ये जरा बताइए कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर ये डिस्टेंस को यहां ले लेते हैं तो कुछ ना कुछ तो माइनस करना पड़ेगा इसमें से, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ओ पे ही एक्स का वैल्यू 0 होगा। तो यहां से आप बता सकते हैं कि इसका मैक्सिमम वेलोसिटी किस पॉइंट पे होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स 0 कब पुट कर सकते हैं, ओ पे ही पुट कर सकते हैं 0। बाकी थोड़ा सा भी इधर भी डिस्टेंस होगा, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6, 7, 8, 9, 10, तो ए स्क्वायर में से कोई भी डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो रिजल्ट हमारा माइनस रूट अंडर माइनस ऑफ म्यू है, रूट अंडर ऑफ म्यू है ना, उससे छोटा रहेगा। रूट अंडर, रूट अंडर ऑफ म्यू ए से कम आएगा या ज्यादा आएगा, कम आएगा। कम आएगा। यानी कि इसका मैक्सिमम वेलोसिटी, सिंपल हार्मोनिक मोशन का मैक्सिमम वेलोसिटी किस पॉइंट पे होगा, ओ, ओ पे। ओ पॉइंट। ये वेलोसिटी है, इसको डायरेक्ट यूज करेंगे हम लोग आगे क्वेश्चन में। फिर इसके बाद अगर एक्स और टी के बीच में रिलेशन फाइंड करना है तो वही एक्स और टी का सेपरेट कर दिए, सेपरेट करके इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेट करके C1 C2 का वैल्यू फाइंड कर लिए, इनिशियल कंडीशन पुट करके t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a। t इज इक्वल टू 0 कब, किसको कंसीडर करें, यहाँ पे दो सोल्यूशन बनते आता है, ये 0 और ये हमारा पोजीशन ए और ये हमारा पोजीशन ए डैश। तो अगर टाइम t इज इक्वल टू 0 यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि x इज इक्वल टू ए पे टाइम इज इक्वल टू 0, तो सोल्यूशन होगा हमारा x इज इक्वल टू ए कॉस रूट अंडर ऑफ म्यू टी। लेकिन अगर टाइम जीरो यहां कंसिडर करते हैं, नहीं, t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे हम कंसिडर कर रहे हैं, तो हमारा सोल्यूशन क्या आ जाएगा, फिर वहीं से ये आ जाएगा साइन रूट अंडर ऑफ म्यू टी, साइन। ए साइन रूट अंडर ऑफ म्यू टी, सिमिलर सोल्यूशन। इंपॉर्टेंट रिजल्ट एम्पलीट्यूड के बारे में बता दिए, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम वेलोसिटी, ये सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, कोई काम का नहीं है। अच्छा, टाइम पीरियड काम का है। इसका जो टाइम पीरियड होता है ना, 2 पाई/रूट में नहीं निकाले क्या इधर, हाँ ये ध्यान रखिएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो टाइम पीरियड है हमारा t इज इक्वल टू 2 पाई/रूट म्यू। अब यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं हम, 2 पाई/रूट म्यू, 2 पाई/रूट म्यू, टाइम पीरियड का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, समझ लेते हैं इसको भी, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। टाइम पीरियड का मतलब है ये O है, ये A है और ये A डैश है। तो पार्टिकल जब एक कंप्लीट ऑसिलेशन कर लेता है ना, उसमें जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड या फिर सिर्फ पीरियड। तो ए से स्टार्ट हुआ, ओ तक पहुंचा, फिर ओ से ए डैश तक जाएगा, फिर ए डैश से ओ तक आएगा, फिर ओ से ए तक पहुंचने में ये कंप्लीट टाइम, ये T1, ये T2, ये T3, ये T4, ये सब इक्वल ही होगा T4, ये चारों टाइम को ऐड कर दे, यानी जहां से स्टार्ट किया था फिर वहीं पे पहुंच जाए, वो हमारा है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को देखेंगे ना जरा आप लोग, तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये एम्पलीट्यूड से इंडिपेंडेंट है। ये ए डैश, ये ए और ये हमारा ओ। अगर ये डिस्टेंस ए रहे तब भी टाइम पीरियड हमारा 2 पाई/रूट म्यू है। ए बी सी तो कुछ है नहीं, अगर हम इस डिस्टेंस को ये बढ़ा ले, ये बना ले, ये इसको ओ बोल दें और ये डिस्टेंस को बी बोल दें, इधर बी बोल दें, तब भी टाइम पीरियड 2 पाई/रूट म्यू होगा। अगर इस डिस्टेंस को एकदम छोटा कर दे, एकदम छोटा, ये ए डैश, ये ए और ये ओ, तब भी हमारा टाइम पीरियड 2 पाई/रूट म्यू होगा। अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन यहां से लेके बिहार तक बना दे, तब भी पार्टिकल सेम टाइम पीरियड होगा 2 पाई/रूट म्यू। रूट म्यू क्या है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में जो कांस्टेंट लिखते हैं वो एक्चुअली m/g होता है, d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, यही म्यू के ऊपर डिपेंडेंट होगा, 2 पाई/रूट म्यू हमारा टाइम पीरियड। डन। और कुछ है इसमें काम यस का सर। प्लीज।
फ्रीक्वेंसी बिल्कुल काम का नहीं है, बस जानने के लिए कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1/t। टी का वैल्यू पुट कर देने से ये आ जाएगा। फेज और एपोच कुछ है क्या क्वेश्चन? यस सर, ठीक है, क्लियर। फेज और एपोच, इपॉक बोलते हैं इसको। देखिए हमने क्या बताया था, डी स्क्वायर, ये था ना इक्वेशन ऑफ मोशन, वो भी सब कंप्लीट इस पे मोशन के ऊपर डिस्कस किए बोले ना। d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू एक्स, ये तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, d2x/dt² प्लस म्यू एक्स इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर प्लस म्यू इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आई म्यू, रूट म्यू, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आई म्यू। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू C1 cos म्यू टी, C2 sin म्यू टी। C1 के जगह पे a cos एप्सिलॉन लेते हैं और C2 की जगह पे a sin एप्सिलॉन। अपने मन से, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो हम भी आर्बिट्ररी ले लिए, अपने मर्जी से जो मन किया वो ले लिए, अपने मर्जी से आप भी ले लीजिएगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं, a को बाहर कर दे तो cos एप्सिलॉन, cos रूट अंडर ऑफ म्यू टी प्लस sin एप्सिलॉन, sin रूट अंडर ऑफ म्यू टी। तो cos a cos b प्लस sin a sin b क्या बन गया, ये a cos रूट अंडर ऑफ म्यू टी प्लस एप्सिलॉन। ये भी एक सॉल्यूशन है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का, और इसको मैक्सिमम यूज करेंगे कि अगर कोई इक्वेशन मुझे ऐसा दिख जाएगा कभी माइनस म्यू एक्स, तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन बोलेंगे हम कि x इज इक्वल टू a cos रूट अंडर ऑफ म्यू टी प्लस एप्सिलॉन, डायरेक्ट। ठीक, क्योंकि ये स्टैंडर्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन का सॉल्यूशन है, इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है ना, क्लियर? ये सब के ऊपर डिस्कस कर लिए, टाइम पीरियड ये सब बता दिए। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ये अभी नहीं करते हैं, हम पहले लॉन्ग क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। आ गया क्या ये? हाँ, हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन, इलास्टिक स्ट्रिंग। चलिए अब मान लेते हैं कि एक इलास्टिक स्ट्रिंग, अपने जो कोई भी रबर टाइप का जो होता है ना, उसको इलास्टिक का रबर टाइप का मान लेते हैं। उसको क्या करते हैं ना, पॉइंट ए पे फिक्स कर देते हैं, एक पॉइंट ऐसे कुछ रबर था, इसको बीच से काट दिए, काट के ऐसे बना दिए, और बना के इसको एक पॉइंट पे यहाँ पे फिक्स कर दिए। फिक्स करके उसका नेचुरल लेंथ था ये इसका नेचुरल लेंथ था, ए डिस्टेंस। ठीक है ना, ए इसका नेचुरल लेंथ है। अगर इसका ये नेचुरल लेंथ है और पार्टिकल अगर हम यहाँ पे बांध दे कोई ए पॉइंट पे, तो कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर इसी रबर को यहाँ पे फिक्स कर दिया, टेबल ऐसा सोच के देखिए कि टेबल एकदम स्मूथ है, इसको फेविक्विक से यहाँ पे चिपका दिया, चिपकाने के बाद कोई रेसिस्टेंस को कंसिडर नहीं करते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन को भी कंसिडर नहीं करते, इसको हम खींच लेते हैं यहाँ तक खींचते हैं, और खींचने के बाद बी पॉइंट तक खींचते हैं, और जब इसको छोड़ेंगे तो पार्टिकल क्या यहीं पे रहेगा? पार्टिकल यहीं पे रहेगा? नहीं सर, नहीं। पीछे जाएगा। ये जाएगा इधर ए से ओ की तरफ, और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो पार्टिकल क्या ऐसे ओ पे आके रुक जाएगा एकदम धप से? नहीं, ये तो नीचे की तरफ से फेविक्विक लगा के चिपकाए हुए हम। तो ये क्या होगा, पार्टिकल इधर भी जाएगा। और न्यूटन सर ने बता दिया था कि जितना कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, तो ये जितना इधर डिस्टेंस कवर किया है, उतना ही डिस्टेंस इधर भी कवर करेगा। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखे, ये जो आपका इसके तरफ जो फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स जो ओ की तरफ लग रहा है, वो कितना लग रहा है कैसे मालूम चलेगा? बाकी सारे क्वेश्चन में तो बोला गया था कि ये म्यू अपन डिस्टेंस के स्क्वायर के हिसाब से लग रहा है। तो इधर एंट्री होती है हुक्स सर की, और हुक्स सर ने बताया था टेंशन फोर्स के बारे में। उन्होंने क्या बताया, टी इज इक्वल टू होगा आपका लैम्डा एक्स अपॉन एल। ध्यान रखिए, लैम्डा एक्स अपॉन एल क्या ही लिख दिए। लैम्डा जो होता है वो मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी होता है, मतलब कितना फ्लेक्सिबल है। अगर प्योर रबर का तो बहुत ज्यादा खींच पाएंगे, थोड़ा सा कम कुछ मिक्सअप वाला तो कम खींच पाएंगे, और थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा मिक्सअप तो और कम खींच पाएंगे, लोहे का रॉड ही डाल देंगे तो कुछ नहीं खींच पाएंगे, है ना। तो ये इसका मॉडुलस ऑफ द, ये डिपेंड करता है कि बॉडी किस टाइप का रबर का बना हुआ है। एक्स क्या है, तो जितना हमने एक्सटेंड किया, मतलब ये डिस्टेंस अगर एक्सटेंड किया, ये इतना खींचा, तो ये है हमारा एक्स। और एल क्या है, एल हमारा ये ओरिजिनल लेंथ, जो स्ट्रिंग का ओरिजिनल लेंथ है, वो चीज है। ये फोर्स जो ये अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है ना, उस अट्रैक्टिव फोर्स के जगह पे एक टेंशन फोर्स लग रहा है, और वो टेंशन फोर्स लैम्डा एक्स अपन एल होगा। क्लियर? अब जो हम लोग को
पहले सेक्रेटरी लीनियर मोशन में ये चीज बता दिया जा रहा था कि अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल के, जो भी इनवर्सली स्क्वायर के, या फिर x⁻⁵/2 के, जैसे भी वो दिया जा रहा था, यहाँ पे नहीं बोला जाएगा, एक इलास्टिक स्ट्रिंग बोल दिया जाएगा बस। ठीक है ना। और वहां पे हम लोग को हुक सर को लेके आना है, टेंशन फोर्स लैम्डा x/L, यहाँ पे लिखा गया है L इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द इलास्टिक स्ट्रिंग, लैम्डा इज द मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी। एक्स के बारे में नहीं लिखा गया, लिखा होगा जरूर। एक्सटेंशन इधर देख लीजिएगा, तो पढ़ लीजिएगा, वो एक्स है हमारा, इसका एक्सटेंशन। हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन को ध्यान से समझना है, कंप्लीटली कॉपी पेस्ट क्वेश्चन होगा, 3-4 क्वेश्चन इसके ऊपर। अब इसके मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर डिस्कस करते हैं, कौन सा, किसका, हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन। हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन, पार्टिकल इज टाइड वन इन ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग, ठीक है, ए पॉइंट से इसको टाइड कर दिए, फिक्स कर दिए, एंड अदर एंड ऑफ विच इज टाइड टू अ, टाइड मतलब बांधना, फिक्स्ड ऑन अ स्मूथ टेबल। पार्टिकल को एक पॉइंट बी पे बांध दिए, और ए उस दूसरे पॉइंट को उसके टेबल पे फिक्स कर दिया। द पार्टिकल इज पुल्ड आउट अ सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन है ये, फ्रॉम द फिक्स पॉइंट एंड लेट गो। कुछ डिस्टेंस हम खींचते हैं, कुछ कितना नहीं पता है, कुछ डिस्टेंस खींचते हैं, और खींचने के बाद इसको छोड़ देते हैं। ये यहाँ पे पिक्चर ऐसे बना हुआ है, ये फिक्स पॉइंट है स्ट्रिंग का, ये इसका ओरिजिनल लेंथ था, और इसको खींच के लेके गए यहाँ तक, और फिर उसके बाद छोड़ दिए इसको। तो हमसे बोल रहा है आगे इसके इक्वेशन ऑफ मोशन, बोल क्या रहा है, इसके पूरे कंप्लीट इक्वेशन ऑफ मोशन पे हमें डिस्कस करना है। ओ बी द फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है, पार्टिकल सिर्फ इधर ही नहीं जाएगा, इधर भी जाएगा, पिक्चर थोड़ा दोनों तरफ बनाना चाहिए था तो सही रहता। ओ बी द फिक्स पॉइंट, ओ इज द ओरिजिनल लेंथ, ये हमारा ओरिजिनल लेंथ है, जिसका डिस्टेंस मैंने, जिसका मैंने लेंथ ए लिया है। ओ ए इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ। ध्यान रहे ये जनरल केस है, ये सब कुछ हम लोग खुद से अपना अपना एज्यूम करके चलेंगे। ओ ए क्या है, ओरिजिनल लेंथ है, और ओ बी क्या है, स्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है बी। ओ बी, बी कहाँ से नापा जा रहा है ये भी ध्यान रखना है, बस यहाँ ध्यान रखना है कि इंची टेप कहाँ से शुरू किया आपने अपना, यहाँ से शुरू किया है नापना आप इंची टेप, यहाँ से इंची टेप ओपन किए और यहाँ तक नापे हैं, तो ये डिस्टेंस बी है। लेकिन अगर हम इंची टेप यहाँ पे डाल दे, यहाँ पे, यहाँ से शुरू करें, तो क्या होगा, डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस होगा ना, सिर्फ ये वाला डिस्टेंस होगा। तो एक्सटेंशन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो टोटल लेंथ ये बी और माइनस ए, तो बी माइनस ए। तो टेंशन फोर्स में हमेशा सिर्फ एक्सटेंशन लेंथ को लेना है। कभी कभी हम लेंथ यहां से मेजर करेंगे तो सिर्फ वही लेंथ लेंगे हम, टेंशन फोर्स, एक्सटेंशन फोर्स बोल दिए शायद। पी बी द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट एन टाइम टी, तो द टेंशन ऑफ द टी स्ट्रिंग इज क्या हो जाएगा, लैम्डा x-a/a इज द ओरिजिनल लेंथ, दिस इज द एक्सटेंशन, वेयर लैम्डा इज द मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी। अब यही तो यहाँ पे टी क्या आया, इलास्टिक स्ट्रिंग में जो अट्रैक्टिव फोर्स था, रिपल्सिव फोर्स था, उसी की जगह पे टी आ गया। टी को कैलकुलेट करने के लिए हुक सर बता दिए हमको, टी हमने कैलकुलेट कर दिया। लैम्डा एक्सटेंशन, कितना एक्सटेंशन, एक्स, एक्स मतलब एनी पोजीशन, फाइनल हमेशा नहीं लेना है, जनरल केस लेना है। ये ओ था, ये ए था, ओरिजिनल लेंथ, इसको खींच के बी तक लेके गए, एनी पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है, एनी पोजीशन, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। एक्सटेंड कितना किए इसको, यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस था ए, और ये डिस्टेंस था एक्स। तो खुद बताइए तो एक्सटेंशन कितना हुआ है, एक्स में से ए को माइनस किए हैं, तो एक्सटेंशन क्या था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक्सटेंशन अपॉन ओरिजिनल, पुट कर दिए, एम डी टू एक्स अपन डी टी स्क्वायर माइनस लेमडा माइनस एक्स अपन ए, डी टू एक्स अपन डी टी स्क्वायर माइनस लेमडा एम ए अपन। ध्यान रहे यहाँ पे मास को पर यूनिट पे कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि एक्सटेंशन फोर्स के लिए मास उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये चीज क्वेश्चन करेंगे तो ध्यान आ जाएगा, है ना। तो माइनस लेमडा अपन ए इंटू एक्स माइनस ए, सॉल्व करना है इसको। सॉल्व कैसे करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, एक्स माइनस ए को ले लेते हैं जेड, एज्यूम कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये था ना डी टू एक्स है, तो एक्स माइनस ए अगर लिखे यहाँ पे तो क्या ही दिक्कत है, देखिए ना डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स तो ये रह जाएगा, लेकिन ए को जब करेंगे डबल डेरिवेटिव तो जीरो। तो इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक्स माइनस ए को जेड मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज डी जेड अपॉन डी टी,
ये ना d2x/dt d2z/dt² इज इक्वल टू d2x/dt²। लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ही रहेगा, राइट हैंड साइड देखिए तो x माइनस ए को z मान लिए, तो माइनस लेमडा एम ए इंटू जेड नहीं हो गया। और इस इक्वेशन को देख के कुछ याद नहीं आ रहा आप लोगों को, अभी जो बताए ना, क्या बताएं, ये स्टैंडर्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन। और इसका सॉल्यूशन भी हमने बताया कि हम डायरेक्ट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे सर? तो z इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा z है, तो z इज इक्वल टू ए कॉस रूट अंडर ऑफ म्यू टी था, यहाँ पे म्यू की जगह पे क्या है, लैम्डा एम ए टी प्लस एप्सिलॉन। z हम तो एज्यूम किए थे, उसका मतलब तो था x माइनस ए कॉस रूट अंडर ऑफ लैम्डा एम ए अपन टी प्लस एप्सिलॉन। x इज इक्वल टू, ये सोल्यूशन मेरा डायरेक्ट चला आया। किसके बीच का रिलेशन? एक्स और टी के बीच का रिलेशन। लेकिन सर आपने तो बोला था मैकेनिक्स एप्सा आर्बिट्ररी कांस्टेंट को बिल्कुल नहीं देखना चाहता है, नहीं देखना चाहता है बिल्कुल। तो निकाल लेते हैं इसको, दो वेरिएबल, कौन कौन, एप्सिलॉन और ए, इस इक्वेशन के हिसाब से वेरिएबल बोल रहे हैं हम इसको, लेकिन दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट फाइंड करना, एक ही इक्वेशन ना इंसाफी। क्या करेंगे इसको, इसको डेरिवेटिव करके एक और इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन 2 में पुट करके पहले ये इक्वेशन बन गया, उसके बाद डेरिवेटिव किया गया, डेरिवेटिव करके एक और इक्वेशन बनाए, इक्वेशन बनाए और दोनों में पुट कर दिए। इनिशियली ये पॉइंट था हमारा, टाइम t इज इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी जीरो, यहाँ से एप्सिलॉन का वैल्यू निकल गया। सला सर यहाँ पे तो साइन साई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एन पाई भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। और एप्सिलॉन इज इक्वल टू एन पाई भी आ सकता है, तो सिर्फ जीरो ही क्यों? क्योंकि एक लाइन पे मोशन हो रहा है, तो एंगल हमेशा क्या होगा यहाँ पे, 0 डिग्री होगा। चलिए, और बाकी यूजर नहीं जाना है, ए का वैल्यू आ गया बी माइनस ए और एप्सिलॉन का वैल्यू जीरो, तो ये सोल्यूशन हो गया हमारा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए कॉस रूट अंडर ऑफ लैम्डा एम ए इंटू टी। माइनस को थोड़ा एडजस्ट कर लिए, एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू ए बी माइनस ए रूट अंडर ऑफ लैम्डा, डेरिवेटिव वाला टर्म है ये, वेलोसिटी है ये, एनी टाइम टी पे। केस वन, स्ट्रिंग का लेंथ अगर ये तो हो गया हमारा, एनी पोजीशन एनी टाइम, एनी वेलोसिटी एनी टाइम। अब उसमें केस पुट कर दिए हैं, एक्स इज इक्वल टू ए पे टाइम t1 लगता है, तो क्या टाइम होगा, पुट करके निकाले इधर, t1 ये लगेगा हमारा। और इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, वो वेलोसिटी वगैरह फाइंड किए हैं, जस्ट पुट किया है पहले। क्वेश्चन पे आया जाए, t2 t1 t2 फाइंड किए, बी से ए तक आने में, फिर ओ से ए बी तक जाने में, कंप्लीट टाइम फाइंड किए हैं, नॉट इम्पोर्टेंट, देख लीजिएगा ये। हाँ, ये क्वेश्चन करते हैं आज, क्योंकि आज थोड़ा सा पहले से भी थके हैं थोड़ा, तो ये क्वेश्चन करके क्लास एंड करते हैं। One elastic string, one end of an elastic string whose modulus of elasticity lambda, lambda दिया हुआ है, modulus of elasticity वही lambda का वैल्यू, and whose unstretched length, जब वो स्ट्रेच नहीं है, अनस्ट्रेच नेचुरल लेंथ, वो नेचुरल लेंथ ए है, फिक्स्ड पॉइंट ए से, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, एंड ठीक है, ये ओ, इसका नेचुरल लेंथ है ये ए, डिस्टेंस क्या बोला, एंड द अदर एंड इज फिक्स, ठीक है। द पार्टिकल मास m विच इज लाइंग ऑन द टेबल, अच्छा, द पार्टिकल इज पुल्ड टू अ डिस्टेंस वेयर द एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज b। इतना इसको खींचते हैं कि इसका जो लेंथ है कितना है, पुल्ड, हाँ क्या बोला कि द पार्टिकल इज पुल्ड टू अ डिस्टेंस, पार्टिकल को पुल किया जा रहा है एट टू अ डिस्टेंस वेयर द एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज b। एक्सटेंशन ही बोल दिया कि b एक्सटेंशन है, डिस्टेंस टोटल, टोटल ये भी नहीं, एक्सटेंशन ही भी, मतलब ये डिस्टेंस, एक्सटेंशन मतलब क्या, पहले जितना ए था उसका एक्सटेंशन वाला डिस्टेंस ये बी, इसको एक्सटेंड किए और फिर छोड़ दिए इसको, इलास्टिक स्ट्रिंग है, एंड लेट गो। तो हमें शो करना है द टाइम ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन, कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब क्या हुआ कि बी से ओ तक जाएगा, ओ से फिर इधर बी डैश तक जाएगा, बी डैश से फिर ओ तक आएगा, फिर ओ से बी तक पहुंचेगा, तो टाइम क्या होगा।
अब ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन समझ लेंगे ना, कसम से बता रहे हैं सब क्लियर हो जाएगा। बी से चलना पार्टिकल स्टार्ट किया है, अट्रैक्टिव फोर्स है क्योंकि स्ट्रिंग है, तो कितना, तो वो हुक सर बताएंगे टेंशन फोर्स कितना होगा। एनी पोजीशन पे लिखते हैं हम लोग ऑलवेज इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्टेंस पी। तो इसके लिए एक्सटेंशन कितना, अगर यहां से एक्स मेजर किए हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर मेजर हम यहां से एक्स किए हैं तो लैम्डा एक्स माइनस ए अपॉन ए होगा। अगर मेजरमेंट हम यहां से करते तो क्या होता बताइए जरा खुद, ये होता लैम्डा एक्स अपॉन ए। तो सर हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे, दोनों में से कुछ भी लिखेंगे तो सही आएगा, लेकिन ध्यान रखना मेजरमेंट कहाँ से कर रहे हैं आप एक्स डिस्टेंस को, ये चीज क्लियर रखना है माइंड में। कोई एक मेजरमेंट आप ध्यान रख लीजिएगा कि हाँ ओ से मेजरमेंट करना है या फिर ए से मेजरमेंट करता है। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, मास d2x dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टी। टी का वैल्यू क्या आएगा, मेजरमेंट जो नोट्स में है वही बताएंगे, नया नहीं बताएंगे। अरे C1 C2, अच्छा इधर ही है, देखिए मास इंटू एक्सलरेशन इज इक्वल टू माइनस टी। टेंशन फोर्स में मास कंसीडर नहीं होता है, इसलिए मास और मास इधर कैंसिल नहीं होता है, मास को भेजना पड़ता है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो मास इंटू एक्सलरेशन क्या हो जाएगा, एक्स, देखिए एक्स कहाँ से कंसीडर किए हैं देखिए तो जरा, ओरिजिन से ना पे है ना, इसमें तो दिया हुआ ही नहीं है, यही दिक्कत होगा एग्जाम में, ये चीज नहीं रहेगा तो यहाँ पे लिखा होगा देखिए कि एंड पी बी द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी सच दैट ओपी, मतलब ओ से पी तक का, ये जरूर है, जरूर इसको मेंशन करेंगे कि ओपी इज इक्वल टू एक, पिक्चर में ही नहीं है बताइए, बड़ा मिस मतलब ये हो जाता है, मतलब नंबर कट सकता है ज्यादा। तो क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन कितना हुआ, ओरिजिनल लेंथ ए था, में से माइनस कर देते हैं एक्सटेंशन में से ओरिजिनल लेंथ को, d2x/dt² लैम्डा m अपॉन एक्स। ये इक्वेशन देख के कुछ समझ में आ रहा है, अभी तो सर बताएं आप कि अगर x माइनस ए को आप z मान लेते हैं तो dz अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, dx/dt, और इसको डबल डेरिवेटिव कर देते हैं तो ये d2x/dt² हो जाएगा। तो d2x/dt² की जगह पे d2z/dt² लिख दे, चलेगा रेक्टिलिनियर मोशन में, और माइनस लैम्डा अपॉन एम ए इंटू जेड, यही तो म्यू है। फाइनल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, वही देखिए C1 cos रूट अंडर ऑफ एम ए पी टी C2। ये तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये तो पूरा फाइनल किया हुआ इधर, डायरेक्ट ये लिख सकते हैं x माइनस ए जेड इज इक्वल टू ये टर्म, x माइनस ए, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एक इक्वेशन, डेरिवेटिव करके निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव किए यहाँ पे dx/dt। अब इन दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, टाइम t0 पे x कितना था देखिए, मेजरमेंट, मेजरमेंट देखिए x कहाँ से नाप रहे हैं, क्या हो गया भाई, नेक्स्ट फेज पे चलेगा, एक्स नाप रहे ओ से, तो जब इनिशियली पार्टिकल बी पे था तो क्या है, ए से ओ से बी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये ए और ये बी, देखिए ए प्लस बी लिखा होगा इधर, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक्स डॉट इज इक्वल टू जीरो। पुट करेंगे C1 C2 का वैल्यू, ए इज इक्वल टू बी आया, C1 C2 नहीं, यहाँ पे ए और एप्सिलॉन का वैल्यू, तो ये T1 निकला हमारा। एट टाइम T1 बीटा टेकन ऑफ द पार्टिकल रीच द पॉइंट ए, हेंस वी हैव, ए पार्टिकल पे पहुंचता है ना, ये एक्स और टी के बीच का रिलेशन है ना, तो टी तक पहुंचने में, ए तक पहुंचने में, यहाँ तक ए तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, अच्छा यहाँ तक पहुंचने में टाइम निकाल रहे हैं सर, मतलब ऐसा क्यों, देखिए ना इसके बारे में भी थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। ये देखिए, ये ओ था हमारा, ये ए था, और ये बी था, ये एक्सटेंशन था स्ट्रिंग का। पार्टिकल को जब खींच कर हम यहाँ तक रखे थे, तो पार्टिकल जब ए पे आएगा तो पार्टिकल ए से कोई इसके ऊपर फोर्स लग रहा है क्या एक्स्ट्रा, इसको खींचने वाला फोर्स या धकेलने वाला फोर्स, नहीं ना। पार्टिकल ए पे जैसे पहुंचेगा
तो इसके पास जो वेलोसिटी होगा उसी वेलोसिटी से ये इधर जाएगा, मतलब फ्रीली मूव करेगा इधर। अब डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, ओ से ए के बीच में वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे ना, ओ बी से ए तक पहुंचने में एक टाइम कैलकुलेट कर लेंगे T1, और ए से ओ तक पहुंचने में यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड हो गया ये, यहाँ पे स्पीड चेंज नहीं होगा अब, क्योंकि जो हमारा स्ट्रिंग था वो स्ट्रिंग यहाँ तक बी तक खींचे थे, तब वो अट्रैक्ट लग रहा था, खींच रहा था इसको। लेकिन ए तक पहुंचने के बाद वो तो नेचुरल लेंथ पे आ गया अपने, तो नेचुरल लेंथ पे आ गया तो इधर थोड़ी सी कोई अट्रैक्टिव फोर्स है, तो ये अब कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा तो वही एसटीडी का फॉर्मूला। यानी कि इधर का टाइम ओ से ए तक के बीच में जो टाइम निकालेंगे हम लोग, वो D/S से निकालेंगे। देखिए यहां से टाइम T1 निकाल लिए, और ये वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं एट द पॉइंट ए पे, एट दिस पॉइंट मतलब एट द पॉइंट ए, एट द पॉइंट ए। यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड किए, वेलोसिटी एट द पॉइंट ए इज इक्वल टू, जिसको भी लिखे हैं वो आया मेरा ये चीज। अब उसी के बारे में जो अभी एक्सप्लेन किया आप लोगों को ना, कि द स्टार्टिंग जस्ट एट एन नेचुरल लेंथ बिकम्स स्लैक एंड टेंशन सीज, खत्म हो जाता है टेंशन, टू एक्ट सो दैट द पार्टिकल मूव्स लाइक अ फ्री पार्टिकल विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक्सप्लेन किया ना अभी, एक्वायर्ड एट द ए पे पहुंचने के बाद पार्टिकल का पास जो वेलोसिटी है वही कांस्टेंट वेलोसिटी से ये इधर मूव करेगा, क्योंकि ए से बी तक इसको खींचे थे स्ट्रिंग को, तब तक बी से ए तक पहुंचने में तभी इसका अट्रैक्टिव लग रहा है, उसके बाद नहीं। तो क्या हो जाएगा T2 सर इज इक्वल, लेकिन मूवमेंट बोलिए स्ट्रेच बोलिए। करने की वजह से ही हो रहा है ना सर। हाँ तो सर वेलोसिटी यूनिफॉर्म कैसे होगा? देखिए ना, पार्टिकल स्ट्रेच ये ए से हम बी तक खींचे थे, ठीक है कि ना, यहाँ तक ये यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होते रहेगा ना, क्योंकि इसका वेलोसिटी dx/dt के फॉर्म में आया था, x जैसे जैसे चेंज करेंगे वेलोसिटी चेंज होगा, क्योंकि यहाँ तक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, क्या तक, ए तक। ए के पास आने के बाद ए पे जब पहुंचा पार्टिकल, तो ये तो नेचुरल लेंथ हो गया ना स्ट्रिंग का। अब कोई खींच रहा था इसको, थोड़ी खींच रहा है इसको, इधर कोई खींच रहा है या फिर इधर कोई खींच रहा है। जब ए पे आने के बाद, ए के बाद पहले नहीं, ए पे पहुंचने के बाद कोई खींच रहा है या फिर धकेल रहा है, वो तो नेचुरल लेंथ पे आ गया। और जब नेचुरल लेंथ पे आ गया, तो जो इसके पास वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी से इधर जाना शुरू करेगा ना, इस डायरेक्शन में। और वो वेलोसिटी चेंज कैसे होगा, क्योंकि ना इधर एट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है ना रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। सर फ्रिक्शन फोर्स तो लग रहा होगा ना, तभी तो स्पीड कम होगा इसका, या फिर एयर रेसिस्टेंस तो लग रहा है, उसको कुछ को कंसीडर ही नहीं किया जा रहा है अभी। ठीक, जैसे पार्टिकल इधर डिस्टेंस ए तक पहुंचेगा ना, यहां तक ए, नेचुरल लेंथ तक, तो इस नेचुरल लेंथ की वजह से फिर ये स्ट्रेच होगा बी तक, और इस स्ट्रेच की वजह से फिर ये इधर इसको यहां तक खींचेगा, और खींचने के बाद जैसे ये नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा यह फ्री वेलोसिटी हो जाएगा, और फ्री वेलोसिटी के बाद फिर से ये कांस्टेंट वेलोसिटी से इधर मूव करेगा, और फिर ये यहां तक जाएगा फ्रीली, और यहां फिर जाएगा आपका अट्रैक्टिव फोर्स के हिसाब से। क्लियर हुआ? सर तो यहाँ पे वही स्टेडी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस ए, वेलोसिटी, ये T2 निकल गया। हमसे पूछा था कंप्लीट ऑसिलेशन, ध्यान रहे, अभी पार्टिकल कहाँ से कहाँ तक पहुंचा है, पार्टिकल देखिए तो, हमसे पूछा था क्या, कंप्लीट ऑसिलेशन फाइंड करने के लिए ना टाइम कितना लगेगा। कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, पार्टिकल ओ, ए और बी, और ये ए डैश और ये बी डैश, मतलब पार्टिकल बी से ए तक पहुंचा, ए से ओ तक पहुंचा, फिर ओ से ए डैश तक पहुंचेगा, फिर ए डैश से बी तक, बी डैश तक पहुंचेगा, फिर बी डैश से ए डैश, फिर ए डैश से ओ, फिर ए डैश से ओ डैश, ओ से ए और ए से बी, तब जाके ये कंप्लीट ये होगा, ऑसिलेशन होगा। अब देखिए ये टाइम हम फाइंड कर चुके हैं बी से ए जाने पर T1, और ए से ओ जाने पे फाइंड कर लिए T2। दोनों को अगर ऐड कर दें तो बी से ओ तक जाने में जो टाइम लग रहा है हमारा, वो T1 + T2 लग रहा है। बी से ओ तक जाने में टाइम क्या लग रहा है, T1 + T2। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे, सिमिलर इक्वेशन, सिमिलर मोशन तो इधर भी होगा,
ये देखिए 0 है, ए है, बी है। सॉरी, ये देखिए ये टाइम निकल गया हमारा, ये टाइम, ये T1 + T2 निकल चुका है। तो बताइए बी तक फिर पहुंचने में इसको कितना से मल्टीप्लाई कर दे तो फिर बी तक पहुंच जाएंगे, बताइए। क्योंकि सिमिलर मोशन इधर भी होगा ना, कितना से मल्टीप्लाई कर दिया जाए? सर 4। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से क्यों? क्योंकि यहां तक आए तो टी लगा, फिर यहां तक आएंगे तो टी लगेगा, फिर यहां से यहां जाएंगे तो तीसरा टी लगेगा, फिर यहां से यहां तक जाएंगे तो चौथा टी लगेगा। यानी कि 4 बार इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम निकल जाएगा। मुझे लग रहा है कि ये आज आप लोग को थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन 2-3 चीज ध्यान रखना है। आज हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं इसको। इसके बाद का क्वेश्चन सिमिलर है, कोशिश करेंगे, नहीं तो कल इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग। ये ओ, ये ए और ये बी, ध्यान रखना है कि मेजरमेंट कहाँ से हो रहा है। अगर ये पोजीशन ए स्ट्रिंग का ओरिजिनल लेंथ है और ये स्ट्रेच लेंथ है, स्ट्रेच लेंथ, और अगर यहां से हम माप करते हैं कि ये एक्स पोजीशन ऑफ द पार्टिकल पी, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लैम्डा एक्स अपन ए हो जाएगा। अगर मेजरमेंट ओ से कर रहे हैं ये डिस्टेंस, तो ये एक्स माइनस है। हमेशा स्ट्रेच्ड लेंथ ही लिखना है अपॉन ओरिजिनल लेंथ, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। बाकी क्वेश्चंस कल करेंगे हम लोग, है ना। ट्राई करिएगा कल का। आज हो गया आपका रेक्टिलिनियर मोशन कंप्लीट। रेक्टिलिनियर मोशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। चारों साल का देख लीजिए ना, 4 साल का ही तो दिए हैं आप लोग को। एंड एसएचएम का हम बता रहे हैं, इसी पे तो 2-4 क्वेश्चन है एकदम सिमिलरली। थोड़ा देखा देते हैं आप लोग को, देखिए सिमिलर, एकदम सिमिलर टू सिमिलर। Particle of mass m rest smooth horizontal plane attached to end light string. Other end is fastened, fastened मतलब fix, fastened मतलब जोड़ना, fixed point on the plane. Unstretched length of the string is L. शो करना है कि particle move along the plane until its distance from the fixed point is L dash greater than L and is let go. It will passes through a क्या बोल रहा है, इट विल passes थ्रू द फिक्स पॉइंट आफ्टर अ टाइम। फिक्स पॉइंट से पास करने के लिए बोल रहा है, कितने टाइम पे? तो T1 फाइंड करना है, T2 फाइंड करना है। पार्टिकल ओ पे था, ओरिजिनल लेंथ इसका बोल रहा है एल है। देखिए पार्टिकल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल एल, so that if the particle be move along the plane until its distance from the fixed point is L dash, ये डिस्टेंस ए पे, ए डिस्टेंस था एल, और इसको तब तक खींचते हैं जब तक ये डिस्टेंस एल डैश ना हो जाता है। अब ये डिस्टेंस एल है, हम बोले आपके पास 10 सेंटीमीटर का रस्सी है, उसको तब तक खींचना है जब तक ना वो कि 20 सेंटीमीटर ना हो जाए। तो मेजरमेंट कहाँ से करेंगे? ओ से ही करेंगे। ये एल डैश है, क्वेश्चन में भी बोला गया है कि एल डैश इज ग्रेटर देन एल। नहीं निकाल लेंगे, पिछले वाले का ही क्वेश्चन है, जस्ट ये वाला था हमारा ए, और ये टोटल शायद बी नहीं था, सिर्फ ये वाला बी था। इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए एनी पोजीशन ऑफ द पार्टिकल पी लिखेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा? अगर मेजरमेंट यहां से किए हैं तो लैम्डा एक्स माइनस एल अपॉन एल हो जाएगा, माइनस लग जाएगा d2x/dt²। एक्स माइनस एल को फिर से क्या लेट कर लेना है? जेड लेट कर लेना है। फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन सेम वही बनेगा, देखिए ना। ये तो किया भी अभी नहीं है, T1 और T2 फाइंड करना है और ये आ जाएगा। ट्राई करिएगा, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं छोड़िएगा। सिमिलर ये भी क्वेश्चन होगा, इसमें भी कुछ नहीं किया होगा इसमें, शायद मुझे लग रहा है ये भी डायरेक्ट ही है शायद, इसको सॉल्व किया गया। चलिए इसको ट्राई करेंगे आप लोग खुद से यहाँ तक। ये शायद सॉल्व किया हुआ है, ये x-l उसी को सॉल्व किया हुआ है 1-2 करके, 2 क्वेश्चन एक बार लिख के और सॉल्व किया हुआ है। चलिए आज इतना ही रन देते हैं, फिर कल हम लोग एसएचएम को कंप्लीट करते हैं, कोशिश करेंगे कल कंप्लीट करने का।
कुछ क्वेश्चन वगैरह आप लोग के हैं, कुछ है मन में डाउट वगैरह, या फिर ज्यादा मतलब ये लग रहा है तो बताइए यार आप लोग। नहीं सर, कुछ ज्यादा नहीं लग रहा, बस आप इलास्टिक स्ट्रिंग का बात कर रहे हैं तो फिर उसका पार्टिकल ए डैश बी डैश तक जा रहा है, तो बस हम्म। माथा में इमेजिन पॉसिबल है रियल लाइफ में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स कुछ पॉसिबल ही नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? कोई पार्टिकल चल रहा है तो चलते रहेगा, और कोई पार्टिकल रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा। ये पॉसिबल है कभी भी? नहीं सर। तो सर इस एसएचएम में तो सर फॉर्मूलाज लर्न करना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट में तो हम लोग को कुछ करना नहीं था, एक ही सिद्धांत के ऊपर पूरा क्वेश्चंस बन रहा था। इसमें तो फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा ना, एक दो फॉर्मूला। हाँ, इसमें क्या चेंज हुआ अब हम वो भी बता देते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन में और इसमें डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस बस इतना ही हुआ है कि जो एट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था ना, वो एट्रैक्टिव फोर्स हमारा टेंशन फोर्स हो गया है। और ये टेंशन फोर्स हमारा कैसे कैलकुलेट करना है? लैम्डा और स्ट्रेच ऑफ द स्ट्रिंग अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और ये कोई फैक्ट नहीं करता है कि आपने मेजरमेंट कहाँ से लिया है, फाइनल आंसर वही सेम होगा। इनिशियल कंडीशन वगैरह पुट करेंगे, सब सेम आएगा। एक बार ट्राई करिएगा, इसी में का एक क्वेश्चन ले लीजिएगा और खुद से एक बार ट्राई करिएगा। लेकिन हम बोलेंगे कि नहीं करना है अभी, क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत सामने है आप लोग का। बस यही चेंज हुआ है पिछले वाले इक्वेशन, उधर भी इक्वेशन ऑफ मोशन एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, ये दी दिया जाता था पहले, यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे टेंशन फोर्स के हिसाब से निकालना है। इस क्वेश्चन को आप लोग 2 बार 3 बार कीजिए, इसको जो T1 प्लस T2 निकाले, फिर सारा क्वेश्चन कंप्लीटली इसी तरह से मिलेगा। ठीक ना? और कुछ? ठीक। डन। क्लास एंड करा जाए? चलिए क्लास हाँ। एंड।